हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी वजह से लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 58% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहती है। और हमारे यहाँ पर 1960s के ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा बूस्ट आया था, जिसके चेंजेस आज भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में हमारे यहाँ जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हम लोग करते हैं, पल्सेस सबसे ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, टी स्पाइसेस दुनिया में सबसे ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों को हम प्रोड्यूस करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब होने के बावजूद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ज़्यादा अच्छे एक भी प्रॉब्लम नहीं बदलम से, जैसे कि हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल पाता है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छा करना पड़ेगा। इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करता है। तो आज हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। सो हमारा सबसे पहला सॉल्यूशन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हमारे यहाँ पर जितने भी हम लोग कमर्शियल क्रॉप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, इनको साइड में रखते हुए हम लोग दूसरी क्रॉप्स पे डिपेंडेंसी अपनी थोड़ी बढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे कि ग्रेन्स हो गया और दूसरी क्रॉप्स हो गए, वीट और राइस को छोड़ के, इनको छोड़ के हम दूसरी क्रॉप्स पे डिपेंडेंसी अपनी यूज़ करते हैं। इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग को पेस्ट अटैक जो होता है, कीड़े मकोड़े किसी एक फसल में लग गए, तो कम से कम हमारे पास अल्टरनेटिव बचा है, दूसरी फसल बची है हमारे इनकम के लिए, वो होता है। हमारे यहाँ पर इसका दूसरा अच्छा प्रॉफिट होता है। हमारे यहाँ दूसरा फायदा ये होता है कि हम लोगों को बैड वेदर कंडीशन में ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। अगर किसी एक फसल को मौसम की वजह से वो खराब हो जाती है, तो कम से कम दूसरी फसल तो है हमारे पास अल्टरनेटिव, जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी इनकम बना सकते हैं। और अगर दोनों सही रहा और दोनों यूज़ हो गई, तो इससे काफ़ी बार देखा गया है कि फार्मर्स की इनकम पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड है हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल प्रोड्यूसर है। हमारे फूड का प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसे फूड आइटम्स हमारे यहाँ ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे 100% कोई फूड आइटम का प्रोडक्शन हुआ, तो उसमें से सिर्फ 2% का हम प्रोसेसिंग कर पाते हैं, उसे कोल्ड स्टोरेज में रख के बचा पाते हैं। बाकी का 98% में से 20 से 30% तक सिर्फ वेस्टेज हो जाता है। तो हमें कोल्ड स्टोरेज को अपने यहाँ लाना पड़ेगा, इसका प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा सा डेवलप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारा वेस्ट हो जाता है फूड आइटम, उसे हम बाहर देशों में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। थर्ड है हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है। हम लोग प्रोड्यूसर तो बहुत ज़्यादा, हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को तो उगाते तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, दुनिया भर के मार्केट में बेच नहीं पाते। अगर शेयर की बात करें तो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के शेयर में इंडिया जो है 2.3% का शेयर रखता है, वहीं चाइना बहुत बड़ा शेयर रखता है, यानी कि 4.2% के आसपास का शेयर रखता है। अगर हम इसको डेवलप करना चाहते हैं, अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर सेक्टर को बनाना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितने भी पोर्ट सिटीज़ हैं, कि मतलब जितने भी बंदरगाह हैं, उनसे सारे स्टेट के बड़े बड़े जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, रोड कनेक्टिविटी होती है, वो बहुत अच्छी कर देनी होगी। और जैसे मैंने सेकंड टॉपिक में बताया था कि हम लोगों को अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होती हैं, कि कोई भी हमारा सामान है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, क्रॉप्स हैं, ये ख़राब ना हो पाए, उससे पहले ही हम लोग बेच दें, तो हम लोग को कोल्ड स्टोरेज लगाने पड़ेंगे। काफ़ी सारे इस तरह के पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना होगा, जिसकी वजह से हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन फार्म सेक्टर। नॉन फार्म सेक्टर में जैसे कि कभी कभार नेचुरल डिसास्टर आ जाता है, किसी फार्मर की पूरी खेती बर्बाद हो गई, तो अगर उसके पास कोई अल्टरनेटिव है, जैसे कि फिशरीज है, मछली पालन करना है, कैटल रेयरिंग है, पशु पालन करना है, डेयरी फार्मिंग है, ये सब चीज़ें अगर वो यूज़ करता है, तो उसका कम से कम एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स जनरेट होता रहता है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को बहुत सपोर्ट करती है। जैसे कि एक कुसुम स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट लगभग आपको 60% तक सब्सिडी देती है। आप अगर सोलर एनर्जी से पंप लगवाना चाहते हैं, ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं और उसका यूज़ करना चाहते हैं, उसकी वजह से अगर एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट होती रहती है और फार्मर्स और अपनी इनकम जनरेट कर सके और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट कर सके। नेक्स्ट है हमारा हाई प्रोडक्टिविटी। हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी उसकी, जिसके लिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ना होगा अच्छी तरीके से, जिसकी मदद से हम लोग जैसे काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लाएंगे। ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर लेंगे, हम लोग ड्रोन सेंसर्स
का यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होने की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इस तरह। उसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट स्पेसिफिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि जो बेस्ट प्लेस होगी उसके क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए उस जगह पर उगाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को, पंजाब एक मैसिव राइस प्रोड्यूसर है, बल्कि वो जगह राइस के लिए सूटेबल नहीं है। राइस के लिए वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार जैसे स्टेट बहुत अच्छे सूटेबल है राइस को प्रोडक्शन करने के लिए। इसी तरह हम लोगों को ऐसा नहीं करना होगा, हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोगों को बेस्ट क्रॉप को उसके बेस्ट टेम्परेचर और क्लाइमेट को देख के उगाना होगा, जिसकी वजह से उसकी बहुत अच्छी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी रहेगी और हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, और इस तरह हम लोग अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत कम इन्वेस्ट करता है। जहाँ चाइना 60% तक अपने एग्रीकल्चर जीडीपी का इन्वेस्ट कर देता है सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वही इंडिया सिर्फ 31% इन्वेस्ट करता है अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी। वहाँ अगर हम लोग देखें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से हमें हार्डली ही कोई बड़ा इनोवेशन देखने को मिला है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं है, हम लोगों को अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या कोई भी दूसरा सेक्टर हो, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्टर है, अगर जब तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपके आगे आने वाले नए रास्ते नहीं खुल पाएंगे। तो हम लोग को इन सब चीज़ों में बहुत इन्वेस्ट करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो फाइनली लास्ट में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप लोगों को पता होगा हम लोगों के देश से कितना करोड़ों रुपया बाहर सऊदी की कंट्रीज़ में जाता है सिर्फ पेट्रोल और गैसेस को इम्पोर्ट करने में, लेकिन अब उसके धीरे धीरे सॉल्यूशन निकल रहे हैं। कहीं पर इलेक्ट्रिक कार्स बन रही हैं, कहीं कहीं पर बायोफ्यूल का यूज़ हो रहा है। तो एक इथेनॉल है जो कि एक बायोफ्यूल है और प्लांट मटेरियल से बनता है। इंडिया में तो मोस्टली शुगर केन से बनता है और बाजरे से बनता है, इन सब के जो वेस्ट होते हैं उनसे बनता है इथेनॉल, जो कि डायरेक्टली फार्मर्स की इनकम को अफेक्ट करता है और उनकी इनकम को डायरेक्टली इंक्रीज करता है। और इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहने वाला है, क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इथेनॉल को लेके आने वाले समय में। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जाननी है तो मैंने इस इथेनॉल के बारे में पूरी की पूरी एक वीडियो ही बना रखी है, तो उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे सॉल्यूशंस थे मैंने जो आपको बताया, जिससे हम लोग अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को एक बार पूरी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं और अपने भारत को फिर से एक बार हम लोग महान बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।